हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। कैसे हैं आप? आशा है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जय प्रकरण के तीसरे भाग यानी वहन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही रोचक होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से निम्न बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है रक्त। रक्त क्या है, इसके बारे में इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है रक्त के भाग। रक्त के कौन कौन से भाग होते हैं, इस बिंदु पर हम जानेंगे। तीसरा बिंदु मानव हृदय की बाह्य संरचना। तो मानव का हृदय किस प्रकार का होता है, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। चौथा है हृदय के कक्ष। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। पांचवा है मानव हृदय की क्रियाविधि, किस प्रकार मानव का हृदय कार्य करता है, इस बिंदु पर हम जानेंगे। छठा बिंदु है रक्त के कार्य। रक्त किस प्रकार कार्य करता है हमारे शरीर में, इस बिंदु पर हम जानेंगे। और सातवां और अंतिम बिंदु हमारा होगा रक्त दाब मापन। रक्त का दाब का मापन किस प्रकार होता है, किस यंत्र से होता है, इस बिंदु पर हम जानेंगे। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं रक्त की। तो रक्त जो है वह हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको हम लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसका रंग लाल होता है और यह हमारे शरीर में, पूरे शरीर में तरल अवस्था में पाया जाता है। तो हम दूसरा बिंदु की बात करते हैं रक्त के प्रमुख भाग या ब्लड के प्रमुख भाग। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा, जो कि तरल भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, जिसकी वजह से हमारा रक्त तरल अवस्था में मिलता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा है रक्त कणिकाएँ या रक्त कोशिकाएँ। रक्त की कोशिकाएँ इसका दूसरा भाग है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की, या तरल भाग जो है उसकी बात करते हैं। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वह हमारे रक्त का 90% भाग तैयार करता है और यह भोजन तथा CO2 का और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। विलीन रूप का मतलब है घुली अवस्था में रहने वाली स्थिति को विलीन रूप कहते हैं। तो यह घुली अवस्था में इसका वहन करता है। इसमें दूसरे अन्य घटक भी होते हैं, जिसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। तो दूसरा रक्त का दूसरा भाग हो गया हमारा रक्त कणिकाएँ। तो रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रक्त कणिकाएँ, जो कि हमारे ऑक्सीजन वहन करती हैं। ऑक्सीजन इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। रक्त का जो लाल रंग है वह होता है किससे, हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि हमारे लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। और इसकी मात्रा ज़्यादा होने से, RBCs में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे रक्त का रंग भी लाल दिखाई देता है। दूसरा है हमारा WBC, हमारा श्वेत रक्त कणिका है, जिसको हम कहते हैं। तीसरा है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है। इनके आगे फंक्शन के बारे में आगे बिंदु में चर्चा करेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो की हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा रक्त का किस तरीके से हमारे शरीर में फैलाव होता है। तो हम जानते हैं कि यदि हम शरीर में रक्त का निर्माण हो रहा है तो शरीर के विभिन्न भागों में किस भाग से कोई ऐसा यंत्र हमारे शरीर में चाहे जो हमारे शरीर में पूरे रक्त को भेज दे, वो है हमारा हृदय। हृदय की बाह्य संरचना की हम बात करते हैं तो मनुष्य का हृदय जो है वह एक मुट्ठी के आकार का होता है। तो जनरली हम मुट्ठी भींचते हैं तो मुट्ठी हमारी बिल्कुल सेम हार्ट की तरह दिखती है। तो इसमें हमने 2 रंगों से इसको रंगा है। जो लाल रंग है ये हमारी धमनियों को प्रदर्शित करता है और नीला रंग जो है वो हमारी शिराओं को प्रदर्शित करता है। धमनी और शिराओं का क्या क्या कार्य होता है हम आगे वीडियो में आगे बढ़ के हुए देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी पंपिंग की बात करते हैं। तो पंपिंग की बात जानने से पहले हम देखते हैं कि ये हमारा जो हृदय है वह किस तरीके से फंक्शनल रूप में रहता है। देख सकते हैं आप इसमें, इस चित्र को आप देख सकते हैं किस तरीके से हृदय आपका कार्य कर रहा होता है, इसको आप इस चित्र से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय है उसके जो विभिन्न कक्ष हमने बताए। हृदय के 4 कक्षों की बात हमने करी। तो 4 कक्ष होते हैं हृदय में, जिसको हम कहते हैं बायां अलिंद, जिसको हम लेफ्ट ऑरिकल भी बोलते हैं। दूसरा है बायां निलय। तीसरा है दायां अलिंद, जिसको हम राइट ऑरिकल बोलते हैं। चौथा है दायां निलय, जिसको हम राइट वेंट्रिकल भी बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने आपको दिख रहा होगा डायग्राम, अगर आप गौर से देखते हैं तो हमने इसको देखते हैं कि लेफ्ट वाला हमने आपके राइट साइड में दिया है। इसको क्यों दिया है, जब आप इसका दूसरे के, ये किसी आपका हार्ट तो है नहीं है, दूसरे के हार्ट की बात करते हैं जो हमारे फ्रंट से दिखता है तो उसका लेफ्ट वाला पोर्शन आपकी राइट साइड होता है, इसलिए हम इसको इस स्थिति में दिखाते हैं। तो दाहिनी तरफ जो आपका दिख रहा है वो जनरली क्या होगा, बाईं साइड होगा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर रखा है। इसको आप आराम से देखें और इसको सही ढंग से आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि यह हमारा किस तरीके से हमारे इसके 4 कक्ष होते हैं। अब ये आपने देखा होगा जो बायां अलिंद है उसी के नीचे बायां निलय भी है और दायां अलिंद है उसके नीचे
दायां निलय भी है। तो ये किसी प्रकार से बायां अलिंद जो होगा बाएं निलय में खुलेगा और दायां अलिंद दाएं निलय में खुलेगा। अब हम बात करते हैं हृदय की क्रियाविधि की। तो हृदय की जो पंपिंग सिस्टम है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी डायग्राम देखा है मैंने, उसको फंक्शनल डायग्राम को इसमें डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं बड़े गौर से। देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होने लगेंगी। तो हृदय की क्रियाविधि की हम बात करते हैं, तो हृदय की क्रियाविधि में हृदय के जो अलिंद हैं ऑरिकल जिसको हम कहते हैं तथा निलय, इसमें संकुचन तथा शिथिलन। अब संकुचन और शिथिलन की हम बात करते हैं तो सिस्टोल और डायस्टोल ये क्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा रक्त जो होता है वो पंपिंग करता है और वापस रक्त वहाँ आता है। ये जो सिस्टोल और डायस्टोल की बात करते हैं, संकुचन या शिथिलन की बात करते हैं, तो ये जो क्रिया है लयबद्ध तरीके से होती है, जिसको हम हृदय की धड़कन भी हम कहते हैं। लपधप की जो आवाज़ आती है तो वह इसके हमारे हृदय के डायस्टोल और सिस्टोल की क्रिया के कारण होती हैं, और डायस्टोल सिस्टोल हमारा पूरे लयबद्ध तरीके से आजीवन चलता रहता है। और हृदय की एक धड़कन के एक चक्र पूरा होने को हम हृदय चक्र कहते हैं, या इसको कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। इसकी जो कार्डियक साइकिल है या हम हृदय चक्र, इसको पूरा होने के लिए ये इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इसको हम देख सकते हैं। हृदय की जो 4 अवस्थाएं हैं वो होती हैं, पहला है डायस्टोल जिसको हम शिथिलन कहते हैं, दूसरा है आपका अलिंद का संकुचन जिसको हम ऑरिकल सिस्टोल कहते हैं, तीसरा है निलय का संकुचन जिसको हम वर्टिकल सिस्टोल कहते हैं, और चौथा है निलय का शिथिलन। ये 4 जो अवस्थाएं होती हैं, इस 4 अवस्थाओं की वजह से हमारा जो रक्त है पूरे शरीर में घूमता रहता है। शुद्ध रक्त हृदय में आता है, शुद्ध रक्त विभिन्न भागों में जाता है। एक बार पिछला वीडियो जो आपका फंक्शनल है उसको देखिए, ये किस तरीके से पंपिंग हो रहा है। और इसके जो 4 बेस में 4 कक्षा अलग अलग आप देख रहे हैं, ब्लड का आने का और जाने की स्थिति आप इस डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये 4 भाग आपके इसमें आते हैं। अब ये 4 भाग किस तरीके से कार्य करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जो शिथिलन है जिसको हमने डायस्टोल कहा, पहला स्टेज आती है जिसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। तो इस शिथिलन में क्या होता है, शिथिलन जो होता है जनरल जो शिथिलन जिसको हम डायस्टोल कहते हैं, इस अवस्था में दोनों जो अलिंद होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद, दोनों अलिंद जो होते हैं शिथिल अवस्था में रहते हैं, डायस्टोल अवस्था में रहते हैं, जिसमें क्या होता है रुधिर एकत्र होता है। उस समय रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है वो इकट्ठा हो रहा होता है। जो दूसरी स्टेज आपकी अलिंद का संकुचन होता है, उसमें ऑरिकल जो सिस्टोल हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है इस अवस्था में अलिंद व निलय के कपाट खुल जाते हैं। सिलाई तुरंत जैसे पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो इसके कपाट खुल रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो अलिंद के संकुचन में क्या होगा, इस अवस्था में अलिंद व निलय के कपाट खुल जाते हैं। जैसे कपाट खुलते हैं तो रुधिर अलिंदों से निलय में चला जाता है, तो नीचे की साइड में जो निलय होते हैं उनमें वो चला जाता है, ब्लड उसमें चला जाता है। उसके बाद तीसरी अवस्था है इसकी निलय का संकुचन, निलय का सिस्टोल जिसको हम कहते हैं वर्टिकल सिस्टोल। निलय का संकुचन में क्या होता है, निलय संकुचन के समय में अलिंद निलय के कपाट बंद हो जाते हैं, अलिंद और निलय के कपाट बंद हो जाते हैं और वहाँ महाधमनियों के कपाट खुल जाते हैं। एक इसमें अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र होता है उसमें महाधमनियाँ जिसको हम जो आर्टरी जिसको बोलते हैं उनके कपाट खुल जाते हैं, महाधमनियों के कपाट खुल जाते हैं। महाधमनियों से ही शुद्ध रक्त जो हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, उसके कपाट खुल जाते हैं। और महाधमनी के कपाट खुलते ही शरीर की जो अर्धचक्र जिसको हम कहते हैं महाधमनियों के लिए, वो उनमें चला जाता है, महाधमनी में, और शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है रक्त। चौथी कंडीशन जो होती है, वो अवस्था जो हमारी है वो है निलय का शिथिलन जिसको हम कहते हैं वर्टिकल डायस्टोल। तो वर्टिकल डायस्टोल में क्या होता है, संकुचन के पश्चात निलयों में शिथिलन होने लगता है यानी डायस्टोल होने लगता है, और अर्धचंद्राकार जो कपाट जो मैंने भी बताया आपको कि जो धमनियों के लिए खुलते हैं वो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। पहले में आपने देखा निलय जब संकुचन होता है उसमें तो खुल जाते हैं, रक्त हमारा जो शुद्ध रक्त धमनी के माध्यम से चला जाता है। लेकिन जब ये निलय शिथिलन या हम कहते हैं या वर्टिकल डायस्टोल की बात हम करते हैं, तो इस स्थिति में जो हमारे अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, कौन से वाले, ये महाधमनियों वाले, ये बंद हो जाते हैं और अलिंद निलयों के कपाट खुल जाते हैं। भाई धमनियों के कपाट बंद हुए, अलिंद निलयों के कपाट खुल जाते हैं। इससे रुधिर जो होता है पुनः अलिंदों से निलय में आ जाता है।
जो हमारा इससे पहले गया हुआ रुधिर था या रक्त था, वह पुनः इससे दोबारा किस में आ जाता है, अलिंदों से निलय में आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर में जाने से पहले रक्त 2 बार हमारे हृदय से गुजरता है, 2 बार गुजरता है। तो इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं जब ये निलय शिथिलन, जो लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई, वेंट्रिकल डायस्टोल बताया, इस कंडीशन के कारण दोबारा से हृदय में आता है, उसके बाद से फिर वो जाता है शरीर के विभिन्न भागों में। यानी एक बार चक्कर पूरा करने के लिए या शरीर में जाने से पहले ब्लड को 2 बार हमारे हृदय से गुजरना होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। 2 बार हृदय में आना, यह हमारे इसके लिए दोहरा परिसंचरण भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको एक थोड़ा सा बिंदु जो इसमें मैं बताना चाह रहा था, इसमें है आपके कि किन माध्यमों से हमारे शरीर में यह रक्त जाता है। तो इसमें रक्त जाने के लिए हम देख सकते हैं एक नया डायग्राम आप देख रहे हैं। इसमें धमनी और शिराएँ तथा केशिकाएँ, 3 जो हमारे भाग होते हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसमें आप जो लेफ्ट साइड का डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें आपको देखेंगे कि इसमें हृदय के जो हमारे भाग हैं, इसके भागों का हमने नामांकित चित्र यहाँ पर दिया है। इसमें हम देख सकते हैं ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाधमनी, अर्धचंद्राकार कपाट जो मैंने इससे पहले भी बताया आपको, और कोरोनरी साइनस या अर्धचंद्राकार कपाट फिर दूसरे में देख रहे हैं आप। इसके बाद त्रिवलनी कपाट या कंधाकार पेशिकाएँ या पेशियाँ या निचली महाशिरा, महाधमनी, चाप, फुफ्फुसी ट्रंक और बाईं फुफ्फुसी धमनी, अंतर अलिंद खांच, ये आप देख रहे हैं, बाईं फुफ्फुसी शिरा और द्विअलनी कपाट, कोर्डी कैंडिनी और अंतर निलय पट और निलय, ये विभिन्न भाग आप इसके देख रहे हैं। इसमें नीले भाग वाली जो होती हैं ये हमारी जनरली क्या होती हैं, शिराएँ होती हैं, और जो लाल भाग होता है ये हमारी धमनियाँ होती हैं। अब आपको थोड़ा सा बता दें इसमें होता है क्या है। मैंने बताया 2 बार ब्लड हमारे हृदय में आता है शरीर में जाने से पहले, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसमें इसको भली बातें समझने के लिए अगला हम डायग्राम देखते हैं। देखिए आप इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। इस डायग्राम में क्या होता है, इसमें आपने देखा इसमें आपको लंग्स भी दिख रहे हैं। इसमें जो दोनों हार्ट के पीछे वाली पोजीशन आप देखते हैं, तो इसमें हमने आपको दिखाया लंग्स कैसे होते हैं। तो लंग्स का क्या इसमें फंक्शन है, तो किस तरीके से लंग्स हमारे इसमें कार्य करते हैं हृदय की पंपिंग में। तो हमको पता है कि जब हम श्वसन प्रक्रिया हमने बताया था, तो हमने सांस लेते हैं तो पूरी वायु अंदर लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन हम अंदर हमारे फेफड़े सोख लेते हैं, बाकी गैसों को बाहर निकाल देते हैं। तो इन स्थितियों में उस ऑक्सीजन का क्या होता है, तो आज इस हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जानेंगे इसके बारे में। देखिए आप इसमें क्या होता है, जो हमारी फुफ्फुस धमनियाँ हैं ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनियाँ ले जाती हैं और अशुद्ध रक्त जो होता है वो शिराएँ लाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम फेफड़े से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो फेफड़े में जब कनेक्शन होता है उस स्थिति में यहाँ पर जो धमनियाँ हैं वो अशुद्ध रक्त लेकर के यहाँ फेफड़े में जाती हैं, और वहाँ से शिराएँ शुद्ध रक्त लेकर के फिर हृदय में आती हैं। जैसे हृदय में आती हैं इसके बाद फिर यहाँ अपने मूल रूप में आ जाती है। यहाँ से फिर धमनियों के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न भागों में चली जाती हैं, और वहाँ से फिर शिराओं के माध्यम से पुनः अपने हृदय में आ जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ से फेफड़ों से या लंग्स से हमारे ऑक्सीजन को लेकर के जो रक्त है वो फिर यहाँ पहुँचता है। इसको कौन लेके आता है, लाल रक्त कणिकाएँ, ये लाता है फिर हृदय में, फिर यहाँ से पंपिंग के थ्रू फिर शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। इसके बगल में आप दूसरा डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमारा जो हृदय से रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के कैसे आता है और शरीर के विभिन्न भागों में कैसे जा रहा है। इसको आप 2 रंगों के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें मैंने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स को भी दिखाया। इसमें पल्मोनरी हम इसको कहते हैं फुफ्फुस शिराएँ, फुफ्फुस धमनियाँ। तो धमनियाँ, फुफ्फुस का मतलब क्या है, जनरली फुफ्फुस में बच्चे उलझ जाते हैं। फुफ्फुस कुछ नहीं, फुफ्फुस मीन से होता है लंग्स, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। फुफ्फुस जो पंपिंग करता है, फुफ्फुस की आवाज़ होती है, इसलिए उसको फुफ्फुस बोल दिया, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी, यानी वेन्स के बारे में जानते थे,
फुफ्फुस शिराएँ, फुफ्फुस धमनियाँ। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने बताया कि तो फंक्शन जो चेंज होता है, यहाँ से हमारी जो नीली जो हमने इसमें रंग से इस्तेमाल किया है, इसमें जो नीले रंग वाली जो हमने दिखाई है, ये हैं शिराएँ, और लाल रंग से जो हमने दिखा रखी हैं वो हैं धमनियाँ। तो यहाँ पर ये किस तरीके से हमारे शरीर में फैल रही हैं, किस तरीके से ये शरीर से रक्त को लाती हैं और किस तरीके से ले जाती हैं, ये हमने इस चित्र से दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो तीसरा भाग होता है हमारा, वो होता है इसका केशिकाएँ। जनरली लोग उसको केशिकाओं को कोशिकाएँ पढ़ते हैं, कोशिकाएँ अलग चीज़ है, केशिकाएँ अलग चीज़ है। तो केशिकाएँ जो होंगी वो हमारे इन धमनी और शिराओं का शरीर में जो छोटे छोटे रूप से फैली हुई जाल है, उसको हम केशिकाएँ यानी कैपिलरीज बोलते हैं। तो हम सीधी सी बात में हम कह सकते हैं, धमनियाँ के जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, जो छोटे छोटे जाल होंगे, उनको धमनिकाएँ, जिसको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। शिराओं के छोटे छोटे से जाल, जो छोटी छोटी केशिकाएँ होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं, सिरिकाएँ इसको बोलेंगे। और केशिकाएँ जो सबसे छोटा जाल होता है वो, उसको हम केशिकाएँ कहेंगे। बहुत छोटे छोटे से जाल जो हमारे शरीर में, जहाँ पर हम कहते हैं जहाँ पर से काटते हैं वहाँ से ब्लड निकल जाता है, तो वो सारी चीज़ें केशिकाएँ होती हैं। तो अब हम इसको हम जान सकते हैं कि जो धमनी और जो शिराएँ और केशिकाएँ जो होती हैं, ये हमारे रुधिर के वितरण के लिए जो नलिकाएँ होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं, ये जनरली 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, इन दोनों डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद बॉडी में किस तरीके से यह कार्य करता है। केशिकाओं को अगर हम कहते हैं, कैपिलरीज की हम बात करते हैं, तो इसमें कैपिलरीज का छोटा छोटा हमने जाल को दिखाने का प्रयास किया है। इसमें ऊपर वाले डायग्राम को आप जब देखेंगे तो हृदय से किस प्रकार से रक्त आ रहा है और किस प्रकार से हृदय से जा रहा है, इसको हम इन दोनों डायग्रामों से हम देखते हैं। तो इसमें एरो आप देख सकते हैं, इसमें नीले वाले में अंदर को एरो लगा रखा है और रेड वाले में बाहर को। बाहर को मतलब हृदय से बाहर जा रहा है, शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है। और नीले से अशुद्ध रक्त यानी जो हमारा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसमें पुनः आ रहा है। तो उसके बाद हमारे शरीर में जो छोटे छोटे से जालनुमा संरचना आप देख रहे हैं, जो नीली वाली हैं वो हमारे वेन्यूल्स, जिसको हम सिरिकाएँ बोलते हैं, और जो लाल वाले हैं इसको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, जो धमनिकाएँ हैं। और इसके अंदर और जो छोटे छोटे से जाल होंगे उसको हम केशिकाएँ या कैपिलरीज बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि रक्त के हमारे क्या कार्य होते हैं। तो रक्त हमारे शरीर को जोड़े रहता है, जिसको हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। और इस तरल माध्यम को हम प्लाज्मा बोलते हैं। और रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, ऑक्सीजन का वहन करते हैं और शरीर में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ऊर्जा को फैलाती हैं। और दूसरा है हमारा इसमें श्वेत रक्त कणिका, ये हमारे शरीर के चौकीदार होती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तीसरा हमने बताया प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण मीन्स जैसे जैसे जो हमारा ब्लड शरीर में जा रहा होता है, इस ब्लड में जो प्लेटलेट्स जो होते हैं, जिसको हमने कहा है पट्टिका, और ये रक्त के साथ जाते रहते हैं। कहीं पर कोई कट फट या चोट का निशान होता है, ब्लड वहाँ पर बह रहा होता है, तो उसको रिपेयरिंग का काम करते हैं क्या, प्लेटलेट्स हैं। इसको हम ब्लड क्लॉटिंग के एक यूनिट भी हम समझ सकते हैं। उस रास्ते को कंप्लीट करने के लिए, उस रक्त को जाने के लिए या आने के लिए, रास्ता ठीक करने के लिए ये प्लेटलेट्स जो होती हैं वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग करके उस जगह को, उस घाव को पूरा करके रक्त के बहाव को बरकरार रखती हैं। एक बिंदु इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है लसीका, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ भी हमारा क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये भी एक तरल पदार्थ होता है। रक्त में एक लसीका भी होता है, रक्त और लसीका ये आपके कोर्स में भी आता है, इसमें अंतर लिखने को भी आता है। तो इसमें क्या होता है, यह एक हमारा तरल ऊतकी है, रक्त का ही एक भाग है, लेकिन इसमें आपके आरबीसीज नहीं पाए जाते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ इसमें नहीं पाई जाती हैं। और यह पूरा हमारा शरीर का श्वेत रक्त कणिकाओं का इसमें संख्या ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए या एंटी बॉडीज़ बनाने का कार्य करती है। ठीक, तो इतना हमने इस ब्लड के बारे में जाना, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है। इसके बाद आगे का बिंदु हम अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम
इसके अंतिम बिंदु पर हम जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रक्तदाब। पूरा शरीर के आपने रक्त को कैसे होता है, कैसे बन रहा है, सब आप जान रहे होते हैं, लेकिन यह एक स्पीड होती है, एक गति होती है, किस गति से इसको जाना होता है और किस गति से आना होता है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी रक्तदाब आपका दिया है, तो इसको आप गौर से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, रक्त जो है हमारा जो जाने का होता है, प्रकुचन दाब जिसको हम बोलते हैं, ये 120 मिलीमीटर पारा, और जो हम अनुशीतलन दाब कहते हैं वो हमारा 80 मिलीमीटर पारा होता है। यानी जो रक्त के धमनियों का जो दबाव है वह 120 मिलीमीटर पारा इसको हम गिनते हैं, और वापस सिराओं से आने वाले ब्लड की जो स्पीड होती है वो 80 मिलीमीटर पारे को हम नापते हैं। तो 80 120 यानी 120 और 80 प्रकुचन और संकुचन हम दाब की बात करते हैं, तो इससे नापा जाता है। इसको हम कहते हैं जो ये इसका जो इसको मापने की जो इकाई है या जिस यंत्र से हम इसको मापते हैं उसको हम बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, रक्तदाब मापी। इसको मापने के लिए 2 यंत्रों का इस्तेमाल होता है। एक तो आपका स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, दूसरा होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आपकी इसकी जो क्या कह सकते हैं इसको ध्वनि, इसके हार्ट बीट को सुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो आपका स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है वो आपके पारे के जो प्रेशर को वो दिखाता है। तो आपने देखा इसको, इतने समझते सारे वीडियोज़ आपने इसके देखे, समझते इसके फंक्शन आपने जाने, तो इसको आप दोबारा से आप देखिए। इसमें आगे आपको नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।